हाय एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। और जो मेरी वीडियोस हैं उससे आपको थोड़ी भी अगर हेल्प मिल रही होगी ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सम कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स हमेशा अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में या फिर एग्ज़ाम में करते हैं। तो आई होप सो कि वीडियो आप लोग के लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी। स्टार्ट करें, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है, मैं आप लोग को ऐसे बताऊंगी इस वीडियो में जैसे कि कुछ प्रॉब्लम्स और फिर उसके सॉल्यूशन। मतलब डिवाइड किया है मैंने चीज़ों को, जैसे एक प्रॉब्लम फिर सॉल्यूशन, फिर प्रॉब्लम और फिर सॉल्यूशन। तो इससे आपको समझने में ईजी रहेगा। तो हमारा सबसे पहला जो मैंने टॉपिक लिया है कि हमारे पास अक्सर क्या ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या फिर स्टूडेंट्स के पास ऐसे क्या अक्सर प्रॉब्लम होती है। वो प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट रिवीजन। मतलब इसका मतलब ये होता है कि आप लोग कुछ ऐसे टॉपिक्स को रिवाइज़ नहीं करते हो, उसे नेगलेक्ट करते हो, क्योंकि वो लगता है, वो आप लोग को लगता है कि वो शायद पेपर में नहीं आएगा वो टॉपिक, या फिर वो अगर टफ़ लगने लगते हैं ना, कोई टॉपिक अगर हमें टफ़ लगने लगता है तो हम इसे रिवीजन करना ही छोड़ देते हैं, उसे हम इग्नोर मारने लगते हैं। तो सबसे ज़्यादा मेन मिस्टेक यही है कि आप लोग टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ें। कभी कभार ऐसा होता है कि जो बॉक्सेस में लिखे होते हैं उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि ये तो क्या ही आएंगे, या फिर ये ऐसे बना के डायग्राम में लिख रखा है, लेकिन हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उन्हीं में से आ सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। तो अब हम जानते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका सॉल्यूशन ये है कि आप अपने स्टडी का पूरा शेड्यूल बनाएं, और ऐसे शेड्यूल बनाएं कि हर टॉपिक आप कवर करने के लिए सक्षम रहें। देखो, अब ज़्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। ये पिछले 2-3 वीडियो, 4-5 वीडियो से मैं यही बता रही हूँ कि अब ज़्यादा वक्त नहीं है कि तुम एक एक टॉपिक्स पढ़ोगे। तो देखो, एग्ज़ाम प्रिपरेशन तुम्हें पहले से स्टार्ट करनी चाहिए थी। अगर अभी तक नहीं किया है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है। एग्ज़ाम प्रिपरेशन ये बोर्ड का एग्ज़ाम है, और वो भी 10th का, जिसके बाद तुम्हारा एक मतलब पाथ खुलेगा कि तुम्हें क्या आगे करना है। अगर 12th वालों का है तो उनके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर आगे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम्हें सोचना है। तो हर टॉपिक को ऐसे कवर करो कि मतलब तुम्हें वो समझ में भी आ जाए, एग्ज़ाम में तुम लिख कर आ जाओ। इतना अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है इग्नोरिंग इंस्ट्रक्शंस। देखो, जो अक्सर मेरे साथ हो जाता था, जैसे कि मैं क्या करती थी कि जो मार्किंग स्कीम्स होती थी ना, मैं उनको नहीं पढ़ती थी। लेकिन ये गलती मत करना, हमेशा पूरे एग्ज़ाम सिलेबस से, मार्किंग स्कीम से, हर चीज़ से खुद को अवेयर रखो कि इतना ये वाला मतलब ये मार्किंग स्कीम या फिर ये टॉपिक इतना वेटेज गेन करता है, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर तुम पढ़ोगे। नहीं तो पता है क्या होता है कि तुम पढ़ते जाते हो, तुम्हें नहीं पता होता कि कहाँ रुकना है। अगर मान लो कि कोई 2 नंबर का क्वेश्चन है या फिर 2 नंबर का टॉपिक है, तो वो 2 नंबर के लिए ही पढ़ो, उसे 5 नंबर के लिए, 10 नंबर के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही जो 5 का है उसे एक दो बार पढ़ के या फिर इग्नोर मार के नहीं तुम रह सकते हो। तो अपने मार्किंग स्कीम से अच्छे से अवेयर हो जाओ। इसका सॉल्यूशन यही है कि अपने सिलेबस को अच्छे से देखो, मार्किंग स्कीम्स को देखो। एनसीईआरटी सीबीएसई की हर वेबसाइट पे तुम्हें मिल जाएगा कि कौन सा टॉपिक कितना वेटेज गेन करता है, तुम कैसे कैसे पढ़ सकते हो। मतलब पूरा का पूरा वहाँ सिलेबस भी है, मार्किंग स्कीम भी है, वो अच्छे से पढ़ो। इसीलिए दिया जाता है मार्किंग स्कीम कि तुम एक मतलब हवा में ना पढ़ो, तुम्हें पता रहे कि किस टॉपिक को कितनी लिमिट देनी चाहिए या फिर कितना पढ़ना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारा थर्ड पॉइंट है क्रैमिंग, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बता रही थी। क्रैमिंग मीन्स एक रात पहले पढ़ना। क्यों? ये एग्ज़ाम है, ये मजाक नहीं है, ठीक है। जो एक तो वो रीलें चलती हैं कि एक रात पढ़ के भी मैं पास हो गया, या फिर एक मार्क पढ़ के भी हो गया। पास होना अलग बात होती है और अच्छे मार्क्स लाना अलग बात होती है, ठीक है। तो तुम पैनिक करोगे, इससे किसी को, देखो, एक रात पहले भी तुम पैनिक होते ही हो, राइट। तो इसका सॉल्यूशन बस यही है कि तुम अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन टाइम पे करो, समय पे करो, और जब एग्ज़ाम आने वाले हैं उससे पहले कर लो, क्योंकि फिर एक रात पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ तुम टाल रहे हो चीज़ों को। तो फिर ये तुम्हारे ऊपर है कि चीज़ों को टालना है, पढ़ाई को टालना है, या फिर सच में अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखो, ये वीडियो या फिर कोई भी ऐसी वीडियो वही इंसान देख रहा होगा जो सीरियसली पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि मेरे अच्छे मार्क्स आए, राइट। तो तुम देखो कि तुम्हें कैसे शुरू करना है, कितनी दिनों पहले शुरू करना है, या फिर कितनी देर पहले शुरू करना है, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि इससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ तुम्हें पड़ेगा, क्योंकि तुम लास्ट मिनट पैनिक होगे, तुम्हें नहीं समझ आ रहा होगा क्या करना है क्या नहीं करना है। और इससे पता है क्या होता है? इससे कुछ नहीं होता। इससे बस ये होता है कि तुम जब एग्ज़ाम दे रहे होगे ना, उस वक्त देखना तुम कितने ज़्यादा पैनिक होगे और कितना ज़्यादा तुम्हारा पुअर रिटेंशन होगा। इसलिए समय पर चीज़ों को शुरू करो, अच्छे से पढ़ो, समझदारी से पढ़ो।
बेफालतू में हवा में पढ़ने से या भी कभी भी शुरू करने से या फिर एक रात पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ प्रैक्टिस। देखो क्या होता है ना कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं तब हमारा फोकस क्या होता है कि सिर्फ ये भी टॉपिक कवर कर ले, ये भी टॉपिक कवर कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, मतलब सब कुछ पढ़ ले। लेकिन जो एक सबसे बड़ी मिस्टेक रह जाती है वो होती है प्रैक्टिस नहीं करना। अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट डालकर यही करना है कि प्रैक्टिस करनी है। तुमने पढ़ लिया, हर चीज़ कर लिया, हर टॉपिक कवर कर लिया, लेकिन तुम्हें कैसे पता कि तुमने पढ़ लिया, राइट? इस चीज़ का प्रूफ होना चाहिए, और वो प्रूफ क्या है? तुम प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हें पता चलेगा कि मेरी यहाँ गलती है, ऐसे गलती है, वैसे गलती है, या फिर इतना करना चाहिए, इतना नहीं करना चाहिए, यहाँ पे इतना ही लिखना है, इतना नहीं लिखना है। जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना वो इसीलिए होते हैं, वो आपका एहसास कराते हैं कि तुम्हारी गलती यहाँ पे है, तुमने इतना नहीं लिखा, इतना नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल मैं अपने भाई का एग्जांपल देती हूँ क्योंकि वो बोर्ड में है तो मैं हमेशा उसी का एग्जांपल देती हूँ। उसने अपने प्री बोर्ड में क्वेश्चन से ज़्यादा आंसर लिखा है जिसकी वजह से उसके मार्क्स कटे, मतलब ज़्यादा लिखने की वजह से। तो उसके टीचर्स ने यही बोला है कि तुम जितने क्वेश्चन को जितना वेटेज मिलना चाहिए उतना ही लिखो, ज़्यादा मत लिखो, और प्रैक्टिस करो ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तुम्हें देखो साइंस है तो तुम्हें डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, मैथ्स में अच्छे से तुम्हें सॉल्व करनी ही पड़ेगी चीज़ें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे लिखने की, तुम्हें आदत नहीं तो फिर हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, इंग्लिश में, हिंदी में कैसे लिख पाओगे? उसमें लिखना ही मेन काम होता है, वो थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स ही हैं, ठीक है? तो उसमें लिखने की प्रैक्टिस करो तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, राइट? तो सैम्पल पेपर सॉल्व करो, मॉक टेस्ट दो। इसका सॉल्यूशन बस यही है कि तुम टाइम लिमिट के साथ टाइम लगाओ, टाइमर लगाओ अपने फ़ोन में या फिर वॉच में। उस टाइमर के साथ मॉक टेस्ट को कवर करो, सैम्पल पेपर्स को कवर करो, और फिर देखना तुम्हारे राइटिंग में इतनी इम्प्रूवमेंट आएगी, तुम्हें खुद पे कॉन्फिडेंस भी होगा। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, हमने इतनी चीज़ को कवर कर लिया जिसमें हम अच्छे से लिख पाएंगे, ठीक है? तो हर चीज़ की प्रैक्टिस करना, टाइम लिमिट के साथ करना, यही इसका सॉल्यूशन है। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग द एग्ज़ाम, ये वाली गलती मैंने की हुई है कई बार। मैंने क्वेश्चंस को अच्छे से नहीं पढ़े होते हैं और उसका आंसर लिखना शुरू कर देती हूँ, और फिर थोड़ी देर बाद एहसास होता है कि एक मिनट, क्वेश्चन क्या था? फिर मैं देखती हूँ क्वेश्चन कुछ और था और मैंने आंसर कुछ और लिखा, फिर मुझे दोबारा कट करके वापस लिखना पड़ता है, उससे टाइम वेस्ट होता है। तो क्वेश्चन को 2 बार, 3 बार, 4 बार अच्छे से पढ़ लो कि उसमें क्या, क्यों, ये पूछ सकते हैं। तो कोई चीज़ अगर क्या है तो उसे क्या में ही आंसर लिखो, क्यों है तो क्यों में ही आंसर लिखो, ठीक है? अगर उसे बोला हुआ है कि उसे डिफरेंस बिटवीन करो तो डिफरेंस बिटवीन करके आंसर लिखो। अगर बोला गया है कि इसे एक्सप्लेन करो तो फिर पैराग्राफ्स बनाकर आंसर लिखो, राइट? तो क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना और फिर अटेम्प्ट करना, नहीं तो बस तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा और लास्ट मिनट तक तुम पैनिक करोगे, ठीक है? इसका सॉल्यूशन यही है कि 2-3 बार किसी भी क्वेश्चन को, जब भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करना, स्पेशली जब 5-10 नंबर वाले क्वेश्चंस होते हैं, उनको 2-3 बार पढ़ना, उसमें पूछा क्या गया है उसे अच्छे से पढ़ना। क्वेश्चन पेपर बाइलिंगुअल में आता है तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना, फिर तुम्हें ईजी रहेगा कि कैसे क्या करना है, समझ पाओगे ईजिली और जल्दी भी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट पॉइंट, पुअर टाइम मैनेजमेंट। हम क्या करते हैं ना कि जब हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, हम उसी पे टाइम लगा देते हैं और फिर हम बाद में पैनिक करते हैं। मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छे से लिख लिया, सुंदर सुंदर, और लास्ट मिनट जाते जाते हमारी राइटिंग एकदम ऐसी हो जाती है, बकवास। तो प्रैक्टिस जो मैंने बताया टाइमर के साथ, वही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है? तो अपने टाइम को ना क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइड कर दो। जैसे कि अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसको मुझे कितनी देर में ख़त्म कर लेना है, अगर 2 मार्क्स का है तो कितनी देर में ख़त्म करना है, 5 मार्क्स का है तो वो कितनी देर में ख़त्म करना है। इससे तुम टाइम मैनेज कर पाओगे और हर क्वेश्चन को जितना टाइम देना चाहिए उतना दे पाओगे, ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने से ही आएगा, टाइमर लगा के प्रैक्टिस करने से ही आएगा, ओके? नेक्स्ट पॉइंट है लीविंग क्वेश्चन ब्लैंक। ये गलती बहुत लोग करते हैं, मेरी बहन, मेरा भाई, सब करते हैं गलती। क्वेश्चंस को ब्लैंक मत छोड़ो। देखो सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या होता है बोर्ड्स का, बोर्ड में सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव पॉइंट वो है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, राइट? तो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट उससे मिलता जुलता कुछ ऐसा लिख कर आओ कि अगर 5 मार्क्स का है तो 2 या 3 मार्क्स तो मिल ही जाए, ठीक है? क्वेश्चन छोड़कर मत आना, ये बहुत बड़ी गलती हो जाती है। क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट करना, और अगर तुम्हें लग रहा है कि यार इस क्वेश्चन का आइडिया नहीं है मुझे या फिर नहीं पता, उससे रिलेटेड कुछ लिख दो, उससे रिलेटेड डायग्राम बना दो, उस डायग्राम को एक्सप्लेन कर दो,
ठीक, अगर मान लो साइंस का है तो उससे रिलेटेड डायग्राम बनाओ, डायग्राम में एक्सप्लेन करो। और अगर हिस्ट्री, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस इन सब्जेक्ट्स का है तो इन्हें क्या करो कि उससे मिलता जुलता कुछ लिख कर आ जाओ, लेकिन लिख कर आओ। एग्जामिनर सोचेगा कि एटलीस्ट इस बच्चे ने कोशिश की है, ठीक है, अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, इसने इसे पूरा नहीं पता, तो वो मार्क्स दे देगा, आधा मार्क्स भी देगा लेकिन देगा। तो क्वेश्चंस को ब्लैंक मत छोड़ना, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इससे सिर्फ तुम्हारा फ़ायदा होगा। और बिलीव मी, 1-2 नंबर्स भी बहुत मैटर करते हैं, तुम्हें ये अच्छे से पता होगा, राइट। तो क्वेश्चंस को ब्लैंक बिल्कुल भी मत छोड़ना, लिख कर आना, ओके। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्लूप हैंड राइटिंग। ओ गॉड, इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बच्चा ये गलती करता है। मतलब मुझे पता है कि राइटिंग उतना मैटर नहीं करती है, लेकिन मैटर करती है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो करती है। अगर तुम ऐसा लिख कर आओगे, तुम्हें सब कुछ आता है और तुमने ऐसा लिखा कि एग्जामिनर को समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम क्या लिख रहे हो, तो वो क्या मार्क्स देगा, मुझे बताओ। तो जो उसका सॉल्यूशन था वही, अगेन प्रैक्टिस करो, राइटिंग सुधारो, अच्छे से लिखो। अगर एक के ऊपर एक शब्द चढ़ा चढ़ा के लिखोगे, एग्जामिनर को क्या समझ आएगा, वो इरिटेट हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, इरिटेट होकर पूरा क्वेश्चन ही काट देगा। तो प्रैक्टिस करना, हैंड राइटिंग को क्लियर करना। अगर राइटिंग गंदी है और तुम्हें पता है कि अब नहीं सुधर सकती है, वैसी ही है, तो खुला खुला लिखने की कोशिश करो। थोड़ा सा टाइम, थोड़ा वक्त लो, मतलब 2-3 मिनट अच्छे से लिखो, लेकिन तरीके से लिखो, ढंग से लिखो, क्योंकि राइटिंग मैटर करती है। वो इंसान इरिटेट हो जाता है, मतलब अगर कोई चेक करने वाला है वो इरिटेट हो जाएगा कि भाई इसने क्या लिखा है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा फ़ोन बफरिंग करने लगता है या फिर लैपटॉप बफरिंग करने लगता है, हम इरिटेट हो जाते हैं क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा होता है। सेम वैसे उसके साथ होता है, वो अपने दिमाग में बफरिंग करने लगता है, क्या लिखा है इसने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, तो उससे तुम्हारी राइटिंग भी सुधरेगी, तुम्हें पता रहेगा कि कैसे कैसे क्या क्या लिखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है नॉट रिव्यूइंग आंसर। देखो, तुमने आंसर लिख लिया, पेपर दे दिया, अच्छे से कर लिया, लेकिन कोशिश करो कि लास्ट मिनट तक तुम ना लिखते रहो। आई मीन टू से कि 5 मिनट 10 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर छोड़ दो और आंसर लिखना छोड़ दो, उसके बाद चेकिंग करो। मान लो कि तुम्हारा एक से एक क्वेश्चन छूट जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन छूट जाता है और तुम उसे अटैम्प्ट करने के लिए तुम्हारे पास 5 मिनट है और वो क्वेश्चन बड़े मार्क्स का है, तो क्या करोगे? पैनिक होगे और कुछ नहीं करोगे। लेकिन तुम क्या करना, उसे हाफ करना, मतलब उसे थोड़ा सा करना और उसके बाद अपने आंसर शीट को वापस देखना, बस एक नज़र मारना। वैसे तो तुम जब लिखते जाओगे ना, जब आंसर लिखते जाओगे, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उन्हें हाईलाइट करते जाना, हाईलाइट मतलब ब्लैक पेन से, ठीक है, उसे हाईलाइट करते जाना। लेकिन कभी भी आंसर्स को बिना देखे आंसर शीट मत देना। उससे क्या होगा, अगर मान लो कि तुमने कहीं वर्ड गलत लिखा है या फिर जो तुमने हाईलाइट किया है उसमें कुछ गलत है, हो जाता है, हम जल्दी जल्दी में कभी कभार गलत लिख देते हैं, तो एक बार जब तुम देख लोगे, एटलीस्ट वो वाला आंसर तुम्हारा पूरा कंप्लीट रहेगा, ठीक है, तुम अपनी तरफ से कोई गलती नहीं किए रहोगे, ठीक है। तो बजाय कि तुम बाद में पैनिक हो और उस क्वेश्चन को पूरा करने में लगो, अपने बाकी क्वेश्चंस को सही करने की कोशिश करना, ठीक है। अगर कुछ भी गलत होगा तो, या फिर तुम क्या कर सकते हो कि आंसर लिखते जाना, एक बार देखते जाना, फिर आंसर लिखना, फिर एक बार देखना, फिर तुम्हारा टाइम भी बचेगा। तो जैसे तुम्हें सही लगे वो करना। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि लास्ट टाइम पे अपने आंसर्स को बिना चेक किए मत भेजना, ठीक है, प्लीज़। ये हमने बात कर ली जो हम गलती करते हैं, ठीक है, मतलब हम प्रैक्टिकली जो गलती करते हैं। लेकिन अब हम बात करते हैं कि जो माइंड सेट हमारी गलती करता है, जो हमारा माइंड सेट की वजह से जो गलती होती है, जो हमारा साइकोलॉजिकल वे में हमारी जो गलती होती है, वो क्या है? ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग और ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर थिंकिंग करना बंद कर दो कि यार क्या होगा, कैसे होगा, कितना आंसर लिख पाऊंगा। जस्ट रिलैक्स और फिर आंसर लिखो। ओवर कॉन्फिडेंस, अगर तुम्हें लग रहा है कि इस टॉपिक पर तो मुझे पूरा कुछ आता है, सब कुछ आता है, मैं सब कुछ लिख कर आऊँगा, वो तुम्हारा ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। कई बार हम ओवर कॉन्फिडेंस में ही गलती करते हैं, समझ रहे हो ना। तो हम्बल रहो, चीज़ों को समझदारी से करो, ठहर ठहर के कदम लो, क्योंकि ये बोर्ड एग्ज़ाम है, मजाक नहीं है, ठीक है। ओवर थिंकिंग करना बंद करो और नेगेटिव थिंकिंग कि मैं फ़ेल हो जाऊँगा, अगर मैं नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये वो फलाना ढिमकाना। देखो, मैं मानती हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम है और बहुत ज़रूरी है, ये तुम्हारी ज़िंदगी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन यही ज़िंदगी नहीं है, राइट। तो नेगेटिव थिंकिंग करना बंद करो, कुछ नहीं होगा, जो तुम कर रहे हो, जैसे तुम कर रहे हो, बहुत अच्छा है, मुझे पता है, ठीक है। तो बिलीव इन योर सेल्फ, वर्क हार्ड, ट्रस्ट द प्रोसेस, यू हैव गॉट दिस।
सो आई होप सो कि तुम्हें आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा किसी भी टॉपिक पे कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो तुम चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करो, बताओ, नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। और अगेन वही, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर तुम्हें मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, या फिर सिर्फ एक इंसान के लिए भी वो हेल्पफुल है ना, तो मुझे बहुत खुशी होगी। ओके, तो खुद पे भरोसा रखो, अच्छे से करो, और मुझे पता है तुम कर लोगे। अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स पर ध्यान दो, अब फालतू चीज़ों का वक्त नहीं है, ठीक है। सो बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन, टेक केयर।